अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आई रिक्वेस्ट यू कि इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपनी कम्युनिटी में, अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर करें। अगर आप लोग अपनी स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप लिख के भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जैसे आपको फिजिबल लगे आप अपनी स्टोरीज को शेयर करें। आपका स्टोरीज का शेयर करना मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गाइस, स्टोरी अपलोड करने से पहले या स्टोरी की तरफ जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया तो उसको लाइक कर दें, वरना आप भूल जाएंगे। गाइस, आज की ये जो पहली स्टोरी है ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है और बड़ी मुश्किल स्टोरी है। और जिन साहब ने ये स्टोरी भेजी है ये इंडिया में रहा करते हैं। ये नहीं चाहते कि इनका एक्चुअल नाम लिया जाए या जो करेक्टर इस स्टोरी में मौजूद है उसका भी एक्चुअल नाम लिया जाए। तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे ये जो नाम है इनको चेंज कर दिया है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि जो जो इंसिडेंट उनके साथ हुए या हो रहे हैं या जो कुछ इन्होंने फेस किया उसमें से जिन चीज़ों की इन्होंने इजाज़त दी है वो आपसे शेयर कर सकूं। ये स्टोरी हमें आसिम साहब ने भेजी है और ये बताते हैं कि 1995-96 में जब इनका मैट्रिकुलेशन कंप्लीट हुआ था तो इनकी जो घर की फाइनेंशियल पोजीशन थी वो स्टेबल नहीं थी। परेशान लोग थे, गरीब लोग थे और बड़ी मुश्किल से इन्होंने मैट्रिक किया था। एक अजीब कन्फ्यूजन थी कि आगे पढ़ भी सकेंगे, नहीं पढ़ सकेंगे। खैर, जैसे तैसे इनकी जो मदर थी उनके पास कुछ उनकी चूड़ियाँ वगैरह मौजूद थी जो इन्होंने सेल की और सेल करने के बाद आसिम साहब को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन दिला दिया। अब आसिम साहब बताते हैं कि मैं क्योंकि गरीब फैमिली का बच्चा था और अच्छे कॉलेज में मैंने तो एडमिशन ले लिया था, मतलब मेरी माँ की चूड़ियों की बदौलत मेरा एडमिशन तो हो गया था। लेकिन मुझे पता था कि जब मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे निस्बतन हमसे तो बहुत बेहतर लोग होंगे और फाइनेंशियली स्ट्रांग लोग होंगे। जाहिर सी बात है, जब वो लोग वहाँ पे आएंगे उनका लिविंग स्टाइल या लिविंग स्टैंडर्ड डिफरेंट होगा, उनका रहन सहन, खाना पीना वो भी डिफरेंट होगा और ये सारी वो बातें जो मैं फील करूँगा। मैंने अपने आप को मेंटली बड़ा स्ट्रॉन्ग किया, अपने आप को समझाया कि मैं वहाँ पे पढ़ने जा रहा हूँ और अगर कभी कोई ऐसी बात हो भी जाती है, कभी मेरा मजाक भी बनता है तो मुझे टोटली इग्नोर करना है और मैं जैसे तैसे यहाँ से एजुकेशन लूँगा और मैं अपने फ्यूचर में कामयाब होने की कोशिश करूँगा। ये बताते हैं कि इनकी जो शक्ल सूरत थी वो बड़ी गुड लुकिंग थी और बहुत अच्छी सूरत के मालिक थे, लेकिन इनके पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो ना होने के बराबर थे। जब से इन्होंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया था तब से ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि एक लड़की है जो खुद अपनी गाड़ी को ड्राइव करके आती है और उसके इस स्टाइल से लगता है कि वो फाइनेंशियली किसी स्ट्रांग फैमिली का हिस्सा है। वो इनको फॉलो कर रही होती है या इनको देख रही होती है या मुसलसल मुख्तलिफ तरीके से इनको इंटीमेट करने की कोशिश करती है या इनको बताना चाहती है कि जैसे वो इनमें इंटरेस्टेड है। इनको अपना कोर पर्पस याद था। इनको याद था कि ये यहाँ पे पढ़ने गए हैं और ये किसी भी तरह इस तरह की दोस्तियाँ, इस तरह की मोहब्बत या इस तरह के मामलात को अफोर्ड नहीं कर सकते। जब भी वो लड़की इनको देखती, मुस्कुराती, रिस्पॉन्स करती तो इसको इग्नोर करते। होना ये चाहिए था कि अगर कोई आपको एक दफ़ा, 2 दफ़ा या 3 दफ़ा इग्नोर कर दे तो हमारी ईगो होती है, वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है इसके पीछे जाने की। लेकिन वो जो लड़की थी मुसलसल मुतादिद बार इग्नोर होने के बावजूद भी वो इनके अंदर अपना इंटरेस्ट शो कर रही थी। अब इनको कभी कभी उलझन होने लगती और ये चिढ़ जाते कि आखिर ये लड़की चाहती क्या है। खैर, इन्होंने बड़ी कोशिश की कि उसको जितना हो सकता है नज़रअंदाज करें, इग्नोर करें, लेकिन वो हर बार अपनाती कि जिस तरह वो इनके करीब आ सके या उनसे बात कर सके।
और ऐसे ही हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता करके उस लड़की ने इनको रियलाइज़ करवाना शुरू कर दिया कि जैसे ये उस लड़की के लिए तमाम कायनात हैं। एक नेचुरल सी बात है कि अगर कोई आपके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करे और इस कदर इंटरेस्ट शो करे तो आप चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसकी तरफ मोल्ड होने लगते हैं या कम से कम उसको थोड़ी सी अहमियत देने लगते हैं। ऐसा ही इनका केस था। ग्रेजुअली ये भी उसकी तरफ अट्रैक्ट होते चले गए। हालांकि वो बड़ी नॉर्मल शक्ल सूरत की लड़की थी और ये बड़े खूबसूरत थे। उसके बावजूद भी वो लड़की कुछ इस तरह की बातें करती या इस तरह का इंटरेस्ट शो करती कि ये चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी उसके करीब होते चले गए। और बिलाखिर कुछ दिनों के बाद उस लड़की ने इनको कह दिया कि वो इनके बगैर नहीं रह सकती, वो इनसे शादी करना चाहती है। अब जाहिर सी बात है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। ये बिल्कुल डिफरेंट सोसाइटी से आ रहे थे, जबकि वो जो लड़की थी ना सिर्फ उसका बैकग्राउंड स्ट्रांग था बल्कि उसके जो फैमिली मेम्बर्स थे या उसके जो फादर थे वो फ्यूडल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे और फाइनेंशियली बहुत ही रिच लोग थे। मुझे उस वक्त भी कभी कभी एहसास होता कि शायद जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ या मैं जिस रास्ते पे निकल चुका हूँ इसकी कोई मंजिल नहीं है। हर बार जब भी मैं उस लड़की को समझाने की या कन्विंस करने की कोशिश करता तो वो कहती, कम से कम मेरी ज़िंदगी में तो तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते। और ये बड़ी अजीब बात थी और मेरा एक ही जवाब होता कि शायद तुम पागल हो चुकी हो। बहरहाल इसी तरह 2, 3, 4, 5 महीने गुजर गए और ये जो अफेयर था ये बढ़ता चला गया। ये बताते हैं कि इस दौरानिए में उसने बेसिक इंट्रोडक्शन करा दिया था कि उसकी फैमिली क्या है, किस तरह के लोग हैं, लेकिन उसने आज तक ये नहीं बताया था कि वो कहाँ रहा करती है और उसकी कहाँ रिहाइश है और उसके साथ कौन आता है कौन जाता है। तो वैसे ही एक दिन ऐसा हुआ कि वो मेरे साथ बात कर रही थी और बात करते करते एकदम से उसका भाई कॉलेज के अंदर एंटर हुआ। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर एंटर हुआ और उसने उस लड़की को मुझसे बात करते हुए देखा तो उसने सबसे पहले मुझे मारना शुरू किया और मुझे मारने के बाद वो अपनी बहन का हाथ खींचता हुआ अपने साथ गाड़ी में बिठा के ले गया। ये सब कुछ तमाम कॉलेज के सामने हुआ था और इतनी बेइज्जती की बात थी कि मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। मेरी माँ ने अपनी चूड़ियाँ बेच के जैसे तैसे मेरा एडमिशन करवाया था और अगर उनको पता चल जाता कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ तो कितनी बेइज्जती होती। लिहाजा उसके बाद से चुपचाप मैंने कॉलेज जाना छोड़ दिया और मेरा इरादा यही था कि जब पेपर्स होने वाले होंगे तो किसी भी तरह टीचर्स को राज़ी करके एडमिट कार्ड ले लूँगा और पेपर्स में अपेयर हो जाऊँगा। मेरा उस लड़की से मुकम्मल तौर पे राब्ता ख़त्म हो चुका था और जब मैं पेपर्स से कुछ दिनों पहले कॉलेज गया तो वहाँ जाके पता चला कि वो लड़की कॉलेज छोड़ के जा चुकी है। मुझे बहुत गम हुआ, बहुत दुख हुआ। जाहिर सी बातें, इस तरह के मोबाइल्स वगैरह का दौर नहीं था, ना हमारे पास मोबाइल्स थे, ना एक दूसरे का घर का पता था। बस जो भी हमारी बातें होती थी, जो भी मुलाकातें होती थी, वो यहीं पे हुआ करती थी। इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा, पेपर हो गए और पेपर होने के बाद मैं उसको बहुत शिद्दत से मिस कर रहा था और मैं जहाँ पे भी जाता एकदम से मेरे जहन में वो लड़की आ जाती, उसकी बातें याद आने लगती और मैं सोचने लगता कि मैं दुनिया का बदनसीब आदमी हूँ कि मुझे एक इतनी अच्छी लड़की मिली और उसको मिलने के बावजूद भी मैंने खो दिया। दिन ब दिन जो मेरी जहनी हालत थी वो बद से बदतर होती चली आ रही थी। फर्स्ट ईयर्स के पेपर मैं दे चुका था, सेकेंड ईयर में मैं आ चुका था और मेरा जो फोकस था वो पढ़ाई पे नहीं था। इसी तरह अक्सर रात में मेरी आँख खुलती और जब मेरी रात में आँख खुलती तो मैं इस लड़की को शिद्दत से याद करता। अक्सर मेरे पेरेंट्स ने भी नोट किया कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती या मुझे बुखार होता तो मैं उसका नाम बार बार पुकारता। ये एक अजीब सी कैफियत थी जिसके बारे में ना मैं किसी को बता सकता था और ना ही किसी से मशवरा ले सकता था। मेरे पेरेंट्स को भी अंदाज़ा था कि कोई इस तरह की बात ज़रूर है। बहरहाल इसी तरह कुछ मज़ीद टाइम गुजरा और मैं मुसलसल उसको याद करता रहा। ना उसका कोई नामो निशान मिला, ना उसका कोई पता चला कि वो कहाँ से आई थी, कहाँ गई। और इसी दौरानिए में मेरे सेकेंड ईयर्स के पेपर भी हो चुके थे। इसी तरह शदीद सर्दियों की रात थी और बारिश हो रही थी। मेरी आदत थी कि जब भी शदीद सर्दी पड़ा करती थी
तो मैं लेट नाइट तक जागा करता था। वैसे ही मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और बाहर मुझे छत का हिस्सा नज़र आ रहा था। छत पे मुसलसल बारिश का पानी गिर रहा था और मैं मुसलसल अपनी उस फ्रेंड को या अपनी उस दोस्त को याद कर रहा था। इसी दौरानिए में एकदम से जब मेरी नज़र स्टेयर्स की तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि स्टेयर्स के ऊपर से कोई उतरता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। अब रात के इस पहर में मेरे घर वाले सारे के सारे सो रहे थे और मैं अकेला जाग रहा था। खैर, जैसे ही मैंने स्टेयर्स के ऊपर से किसी को उतरते हुए देखा और जब मैंने उस पर गौर करना शुरू किया तो मैंने देखा कि एक लड़की या एक औरत है जो स्टेयर्स से उतर रही है। उसने रेड कलर के कपड़े पहने हुए हैं और उसके जो बाल हैं मुसलसल बारिश की वजह से गीले हो चुके हैं और उसके मुंह के आगे आ चुके हैं। खैर, जैसे ही वो मुकम्मल तौर पे नीचे उतरी और उसके बाल उसके मुंह से पीछे की तरफ हटे तो ये देख के एकदम से मेरी हालत गैर हो गई। मैंने देखा कि वही लड़की जिसको मैं पसंद किया करता था या जो मुझे पसंद किया करती थी और जो मुझे छोड़ के जा चुकी थी, वो स्टेयर्स से नीचे उतर चुकी है और मुझे देख के मुस्कुरा रही है। पहले पहर तो मेरी समझ ही नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं समझा कि शायद मैं ख्वाब देख रहा हूँ। मैंने खुद को छोटी सी चुटकी से नोचा और अपने आप को जगाने की कोशिश की कि शायद ये ख्वाब है। लेकिन जब मुझे एहसास हुआ तो मुझे यकीन हो चला कि ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है और वाकई में वो लड़की मेरे सामने खड़ी हुई है और ना सिर्फ खड़ी हुई है बल्कि मुझे देख के मुसलसल मुस्कुरा रही है। मैंने अपने आप को एक झटका दिया और उसके बाद मुझे अजीब सा लगने लगा, मुझ पे खौफ तारी हो गया क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये लड़की मेरे घर में भला कैसे आ सकती है। ये बताते हैं कि कुछ देर तक मैंने अपनी आंखें बंद रखी और उसके बाद दोबारा से आंखें खोली। अब जब मैंने दोबारा से आंखें खोली तो उसी जगह पे जहाँ पे वो लड़की खड़ी हुई थी जो मुझे अभी नजर आ रही थी, वहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। ये सिर्फ आज रात की बात नहीं थी, उसके बाद से तकरीबन हर रात ऐसा होने लगा कि अक्सर वो मुझे छत पे, बालकनी में या बाहर की तरफ नजर आती और सिर्फ देख के मुस्कुरा रही होती। अब जब से वो मुझे नजर आना शुरू हुई थी मुझे शिद्दत से उसकी याद आ रही थी और मुझे बज़ाहिर लगता था कि मेरी जो जहनी कैफियत है वो ख़राब हो चुकी है क्योंकि मैं मुसलसल उसके बारे में सोचता रहता हूँ। लिहाजा बार बार मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ पे आ चुकी है, हालांकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं होती। ये मेरी खाम ख्याली होती है। खैर, इसी दौरानिए में एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा अपने कॉलेज में दोबारा से जाना हुआ और जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ पे जो एडमिन मैनेजर था उससे मेरी मुलाकात हुई। जब मेरी उससे मुलाकात हुई और उसने मुझसे बहुत अच्छी बात की तो मैंने हिम्मत करके उससे पूछा कि वो जो लड़की थी जिसके साथ मेरी दोस्ती थी, जो कॉलेज छोड़ के जा चुकी थी, उसके घर का पता या उसका नंबर मिल सकता है। ये सुन के वो मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि अब उसके घर का पता लेके तुम क्या करोगे। जब उसने इस तरह से कहा तो मैं सोचने लगा कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रहा है और मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। इसके जवाब में उसने कहा कि वो जो लड़की थी जो यहाँ से तुम्हें छोड़ के चली गई थी, उसके यहाँ से जाने के बाद ही 10 दिन के अंदर अंदर उसकी डेथ हो गई थी। कुछ लोग कहते हैं उसने खुदकुशी की थी, कुछ लोग कहते हैं कि उसके घर वालों ने उसको प्रेशराइज किया था और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि उसके भाई ने ही उसकी जान ले ली थी। और ये बात भी हमें काफ़ी अरसे बाद जाके पता चली। खैर, उनके मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरी आंखों में आंसू आ गए और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। खैर, मैंने उस एडमिन मैनेजर से उस लड़की के घर का एड्रेस लिया और उससे कहा कि मुझे आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा, मैं अपने तौर पे इसकी वेरिफिकेशन करूंगा। ये बताते हैं कि इसके बाद ये उसके घर के करीब गए और उसके घर को छोड़ के जो आगे पीछे के जो घर थे उनके चौकीदारों से, उनके गार्ड्स से, उनके एम्प्लॉयज़ से दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद काफ़ी अरसे में इनको पता चला कि वाकई में उस लड़की की डेथ हो चुकी थी और इनमें से कुछ लोगों का ख्याल था कि जो लड़की थी इसने खुदकुशी की थी। अब जब इनको ये वेरिफिकेशन मिल चुकी या इनको यकीन हो चला तो उसके बाद इन्होंने जो करीबी मस्जिद थी वहाँ के इमाम साहब से रब्ता किया
उनसे रब्ता करने के बाद उनको बताया कि मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी डेथ हो चुकी है और वो मुझे मुसलसल नज़र आती है। मस्जिद के जो इमाम साहब थे उन्होंने इनको कहा कि आप इसको इग्नोर करें, अक्सर ऐसा होता है कि करीन या कारीन जो होता है वो नज़र आया करता है। आप कोशिश करें कि मुसलसल ज़िक्र इलाही करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, ताकि वो जो लड़की या जो भी मखलूक आपको नज़र आती है वो आपको नज़र ना आए। ये बताते हैं कि इसी तरह टाइम गुजरता रहा और जब जब मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता या इस तरह की आयत पढ़ता तो वो जो लड़की थी मुझे नज़र आना बंद हो जाती, और जब मैं खुद से इन आयत को पढ़ना छोड़ देता या मेरा दिल चाहता कि मैं उसको एक बार फिर से देखूं तो दोबारा से मुझे नज़र आने लगती। इसी तरह दिन गुजरते रहे, दिन महीनों में तब्दील होते गए, महीने सालों में तब्दील होते गए, और वो जो लड़की थी मुसलसल मेरे से मिलने आती रही। और वो जब भी आती थी तो थोड़े डिस्टेंस के पास खड़ी होती थी और सिर्फ देख के मुस्कुराती रहती थी। ऐसा नहीं था कि वो जब भी नज़र आती थी या नज़र आती है तो एक ही ड्रेस उसने पहना होता है। हर दफ़ा नए ड्रेस के साथ वो मेरे सामने मौजूद होती है, और आज तक इन 20-25 सालों में वो मुझे सैकड़ों बार मिलने आ चुकी है। मैं उसको देखता रहता हूँ। हाँ, एक अजीब बात है, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती चली गई वैसे वैसे जो मेरे अंदर फ्रेशनेस थी या जितना मैं गुड लुकिंग था मैं कम से कम होता चला गया। लेकिन वो लड़की जब भी मुझसे मिलने आती है, ये जब भी मुझे नज़र आती है तो वो वैसे ही जवान होती है जैसे वो हुआ करती थी। इस दौरानिया में मैंने मुतादिद लोगों से रब्ता किया, मुख्तलिफ उलमाए कराम से रब्ता किया, मुख्तलिफ मसाजिद में गया, उनको जाके सारा का सारा केस बताया। कुछ लोगों ने कहा कि ये तुम्हारे ख्यालात हैं, जबकि कुछ लोगों का कहना था कि शायद तुम्हारे साथ कोई जहनी मसला हो चुका है। और जो लोग ये कहते थे कि मेरे साथ जहनी मसला है, मैं उनकी बात से मुत्तफिक भी हो जाता था, और मैंने अपने आप को काफ़ी सारे साइकेट्रिस्ट को या इस तरह के लोगों को दिखाने की कोशिश भी की। जब मैं उनके पास जाता था तो वो यही कहा करते थे कि हमें तुम्हारे अंदर कोई ख़राबी नज़र नहीं आती और हमें ऐसा लगता है कि तुम नॉर्मल हो। लेकिन फिर ये क्या बात थी कि वो जो लड़की थी वो मुझे उस दिन से अब तक मुसलसल नज़र आती है, और वो नज़र भी जब भी आती है जब मैं चाहता हूँ कि वो मुझे नज़र आए। मेरे अलावा मेरी फैमिली में जब मेरे मदर फादर ज़िंदा थे उन्होंने भी कभी मेरे घर में उस लड़की को नहीं देखा, न मेरे बहन भाइयों ने देखा। मैं अपने घर में वाहिद शख्स था जो उस लड़की को देखा करता था। मुझे नहीं पता कि मेरी ये स्टोरी सुनने के बाद आप लोग मुझे मेंटली अनस्टेबल कहेंगे, पागल कहेंगे या किन अल्फाज से पुकारेंगे, लेकिन कम से कम मेरी ज़िंदगी में इतना सुकून ज़रूर है कि जब मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ या उसको देखना चाहता हूँ वो वहाँ पे आ जाती है। अब ये मेरे ख्यालात हैं, मेरा पागलपन है, या मेरे साथ कोई मसला है, मुझे नहीं पता। गाइस, उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी जो कि बड़ी डिफरेंट स्टोरी थी, और जब मुझे स्टोरी इन साहब ने भेजी थी तो मेरे भी यही सवालात थे जो आपके जहन में होंगे। मैंने बारी बारी करके उनसे सारे सवालात पूछे और उनसे जवाब लेने की कोशिश की। कुछ सवालात के जवाबात उन्होंने दे दिए और कुछ सवालात ऐसे थे जिसके ऊपर उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। यहाँ पे उनकी स्टोरी शेयर करने का मतलब उनको किसी भी तरह परेशान करना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आप सब भी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी फरमाए, और आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। मेरी अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।